स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम सुनने जा रहे हैं यू टर्न का पार्ट 6। अभी तक कहानी मजेदार स्टेज पर पहुंच चुकी है। जिस वैन को उड़ाया गया था वो वैन अपनी जगह पर पहुंच गई है और सोहनलाल ताला खोलने वाला है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, बाकी बातें एंड में। शुरू करते हैं यू टर्न पार्ट 6। सोहनलाल वैन के दरवाजे पर लटकते मोटे ताले से उलझा हुआ था। जगदीश पास ही टहल रहा था। एकाएक सारा काम छोड़ सोहनलाल सिगरेट जलाने लगा तो जगदीश झल्ला कर बोला, तू कुछ कर तो रहा नहीं, बार बार सिगरेट जलाने लग जाता है। ये तेरी तीसरी सिगरेट है। तो क्या हो गया, तलब भी तो लगती है। इतना तो मेरा बाप भी नहीं बोलता था। सोहनलाल ने कस लिया। एक ताला तो अभी तक तेरे से खुला नहीं। जगदीश चिल्लाया, यह मोटा ताला है। तो मोटे ताले देर से खुलते हैं। थोड़ा पतला होता तो कब का खोल कर रख देता। कमाल है। कमाल की क्या बात होगी इसमें? मलिक तो कहता था कि तू एक्सपर्ट है ताले खोलने में। तेरे को शक क्यों होने लगा? सोहनलाल मुस्कुराया। एक्सपर्ट तो फटाफट अपना काम करके निपटा कर रख देते हैं। तो मुझे क्या कहता है, मलिक से शिकायत कर। मैं चाहता हूं कि तू अपना काम जल्दी से। तभी जगमोहन वहां पहुंचा। खुला क्या? जगमोहन ने जगदीश से पूछा। कुछ नहीं खुला, सब पहले जैसा है। जगदीश उखड़े स्वर में बोला। किसी एक्सपर्ट को लाना था ताला खोलने के लिए। जगमोहन ने कहा। ये एक्सपर्ट ही है। अच्छा, ये एक्सपर्ट है तो दूसरे कैसे होते होंगे? एक ताला तो खुला नहीं इससे। जगमोहन समझ गया कि सोहनलाल जानबूझकर ताले नहीं खोल रहा, वरना ये सब खोलना तो उसके लिए मामूली काम था। इसका नाम सोहनलाल है ना? सुदेश ने बताया था। जगमोहन बोला। हाँ। क्यों उस्ताद? जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। तू एक्सपर्ट है तो फटाफट खोल दे ताले को। मल्होत्रा भी करीब आ खड़ा हुआ। भीतर वाले गनमैन का कोई इंतजाम किया? सोहनलाल ने कहा। उससे तुझे क्या? मैं खोलूं और वो मुझ पर गोलियां चला दे तो? तू अपना काम कर। जगदीश बोला। वो हम देख लेंगे। वो भी भीतर है, इसलिए ये काम भी मेरा है। सबसे ज्यादा खतरा मुझे है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि भीतर एक नहीं दो हैं। जगमोहन ने कहा। दो हैं? सोहनलाल के होंठ सिकुड़े। और दोनों के पास गने हैं। तू ठीक कहता है, सबसे पहले तू ही मरेगा। तभी मल्होत्रा ने जगमोहन की बांह पकड़ी और उसे खींचकर एक तरफ ले गया। तू उसे परेशान क्यों करता है? वैन का ताला खोलने दे। मैंने उसका हाथ थोड़ी रोका है। तेरी बातें सुनकर वो घबरा जाएगा। तू उसके पास मत जा। ठीक है, नहीं जाता। जगमोहन ने मुंह बनाया। उन गनमैनों से बात कर। उन्हें किसी तरह बाहर निकाल। मल्होत्रा बोला। ये कोशिश तो धीरे धीरे ही होगी। थोड़ा और वक्त बीतने दो, फिर बात करूंगा उससे। तभी अंबा पास आता दिखा। मलिक कहाँ है? मल्होत्रा ने पूछा। वो वैन के भीतर गनमैनों से बात कर रहा है, अंबा ने कहा। बेवकूफ। जगमोहन तेजी से वैन की तरफ बढ़ गया। मेरी मेहनत मिट्टी में मिला देगा। जगमोहन ने वैन का दरवाजा खोला और भीतर जा बैठा। ड्राइविंग सीट पर पीछे की खिड़की खोले मलिक मौजूद था। वो गनमैनों से बात कर रहा था। 1-1 करोड़ रुपया दूंगा तुम दोनों को। हम लोग बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। तुम दोनों खाली हाथ वैन से बाहर आ जाओ। उसके बाद सिर्फ आधे घंटे की बात है और तुम लोगों को 1-1 करोड़ मिल जाएगा। किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम लोगों को कोई पैसा मिला है। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि हम मानने वाले तो है नहीं। वैन का पैसा तो हमने लेकर ही रहना है। तुम दोनों को मेरी बात मान लेनी चाहिए। जगमोहन ने इशारे से मलिक से कहा कि वो बातचीत समाप्त करे, परंतु मलिक उसकी बात मानने वाला लगा नहीं। हम पैसों की सुरक्षा के लिए हैं। रोमी की आवाज आई। हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। 1-1 करोड़ मिलेगा, इतना तो तुम लोग कभी भी कमा नहीं सकोगे। मलिक बोला। और बाकी के करोड़ तुम ले लोगे? जवाहर की तीखी आवाज आई। हमें बेवकूफ समझते हो? ठीक है, तुम दोनों को 2-2 करोड़ दे दूंगा।
बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, जवाहर का तीखा स्वर बाहर आया। जगमोहन ने पुनः मलिक को इशारे से चुप करने के लिए कहा, परंतु मलिक तो जैसे फैसला कराकर ताज अपने सिर पर बांध लेना चाहता था। तुम हमारा साथ दो, वैन से बाहर आ जाओ, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, तुम दोनों को फायदा होगा। ये फालतू की बकवास हमसे मत करो, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। जवाहर की आवाज आई। जगमोहन ने इशारे से मलिक को बात करने से मना किया। मलिक ने अपनी बात जारी रखी। इनकार करने का मतलब समझते हो तुम लोग? अपनी खैर मनाओ तुम लोग। वैन का पिछला दरवाजा कभी भी खुल सकता है, तब तुम लोग नहीं बचोगे। बेशक हम में से एक दो तुम्हारी चलाई गोलियों से मर जाएं, खून खराबा नहीं चाहता। हमने दोस्ताना माहौल बनाना हम में दोस्ताना माहौल बन जाना ही ठीक है। तुम दोनों की जान बचेगी और 2-2 करोड़ भी मिलेंगे। मेरे ख्याल से अगर हम 5-5 करोड़ भी कहें तो वो भी तुम मानोगे। जवाहर की आवाज आई। 5 करोड़? ये ज्यादा है, परंतु इस बारे में सोचा जा सकता है। मलिक बोला। इस वक्त तुम 10-10 करोड़ देने के लिए भी मानोगे। 10 करोड़ नहीं, हराम के पैसे नहीं है ये। तुम्हारे लिए तो हराम के ही हैं। नहीं, 20 करोड़ तुम लोगों को दे दिया तो बाकी क्या बचेगा? मैं इस बात से सहमत नहीं। बेटे, रोमी की आवाज आई, तुम तो हमें 30 करोड़ देने पर भी अब सहमत हो जाओगे, क्योंकि फंसे पड़े हो। फंसे तुम पड़े हो, हम नहीं। मलिक का स्वर तीखा हो गया। ये तो वक्त बताएगा कि कौन फंसा पड़ा है। रोमी की आवाज आई। हम दोनों के पास ऑटोमेटिक गने हैं। एक बार घोड़ा दबाया तो तुम लोगों का काम हो गया। गनों से गोलियां ऐसे फैलकर निकलती हैं कि कोई बच नहीं पाता। मलिक ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने इशारे से मलिक को वैन से नीचे उतर जाने को कहा। मलिक अनिश्चित सा बैठा रहा। जगमोहन ने पुनः इशारा किया तो वो नीचे उतर गया। मलिक न चाहते हुए भी वैन से नीचे उतरा। इधर जगमोहन उतरा, मलिक के पास पहुंचा। तुम्हें इससे बात करने की क्या जरूरत थी? मलिक जगमोहन ने झल्ला कर कहा। क्यों? मैं जब तुमने मुझे आगे कर दिया उसे बात करने के लिए, तो फिर तुमने क्यों बात की उससे? क्या फर्क पड़ता है? कि बहुत फर्क पड़ता है। जगमोहन उखड़ा। मैं अपने हिसाब से उन्हें दाना डाल रहा था, तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हारा मतलब मैंने उनसे गलत बात की? हाँ, तुम उन्हें सीधा साधा करोड़ देने की लालच दे रहे हो। वो क्या बच्चे हैं जो तुम्हारी बातों में फंस कर बाहर आ जाएंगे? वो तो गोलियां चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। मलिक ने कहा। उसकी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते। मैं नहीं करता। तो क्या तुम बाहर वालों की बात मानकर वैन गन वैन में छोड़कर बाहर आ जाते? मलिक कसमसाया। हम कितने भी सच्चे हों, वो बाहर नहीं आएंगे। जगमोहन ने कहा। उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। तुमने बात करके मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। जाओ, तुम जो करना चाहते हो वो कर लो। मलिक ने मुंह बनाकर कहा। अब बचा ही क्या करने को? जगमोहन ने कहा और वैन के गिर्द घूमकर स्टीयरिंग सीट की तरफ बढ़ गया। उधर से मलिक ने दरवाजा खोला और भीतर चढ़कर सीट पर जा बैठा। जगमोहन स्टैंड पर बैठा। पीछे की खिड़की खुली हुई थी। हेलो, जगमोहन बोला। पहचाना मुझे? मैं कौन? बगल वाली सीट पर बैठा मलिक जगमोहन को देख रहा था। तुमने पहले हमसे बात की थी? जवाहर की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अभी जिस आदमी ने तुमसे बात की है वो पागल था। पागल? हाँ। जगमोहन ने मलिक पर निगाह मारी। मलिक के होंठ बिछ गए। तुम्हारी पागलों की टोली है? जवाहर का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। नहीं, सिर्फ वही है पागल टोली में। उसका बहुत इलाज करवाया, अभी भी चल रहा है उसका इलाज, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वो पागल का पागल ही रहा, यूं ही बातें करता फिरता है। मलिक ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। हमें तो वो पागल नहीं लगा। वो ऐसा ही पागल है कि सामने वाले को वो पागल नहीं लगता। उसका पागलपन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो हर किसी को करोड़ों की बात करता है, जैसे कि तुमसे की। कितने करोड़ देने को कह रहा था वो? जवाहर की आवाज नहीं आई। छोड़ो, मैंने उसकी बीमारी की निशानी बता दी है कि वो करोड़ों में ही बात शुरू करता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम पागल नहीं हो? तुम्हें ऐसा लगता हूं? एक पागल ही दूसरे को पागल और खुद को ठीक कहता है। तुम्हें इस वक्त समझदारी से भरी बातें करनी चाहिए। तुम करोड़ों की बात नहीं करते।
नहीं, मैं करोड़ों की बात नहीं करता। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि वैन का दरवाजा खुलेगा और इतनी गोलियां अंदर आएंगी कि तुम दोनों की अगली सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। इस बंद वैन में तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो ये तो समझदारी वाली बात कर रहे हो तुम। नहीं, समझदारी वाली बात तो अब तुम लोग करोगे। जिंदगी बचानी है तो हथियार वैन में छोड़कर बाहर आ जाना। मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों की जिंदगियां सुरक्षित रहेंगी। हम पैसा लेकर चले जाएंगे। मुझे तो तुम पागल लगते हो। वो कैसे? तुम्हें सोचना चाहिए कि वैन का दरवाजा खुलते ही हम गोलियों की बौछार कर देंगे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं मिलिट्री का सूबेदार था और रोमी वायुसेना का रिटायर्ड सिपाही। तुम लोगों की किस्मत ही खराब थी जो वैन पर डकैती डालने की सोची। तो पक्के हो तुम इस बारे में? एकदम पक्का। वैन का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। मैं तो चाहता था कि खून खराबा ना हो। फिर भी तुम दोनों का इरादा बदले तो मुझे बता देना। वैन का दरवाजा खोलने से पहले एक बार तुमसे बात जरूर करूंगा। बलराम गोरे और लाल सिंह का क्या किया तुमने? किसकी बात कर रहे हो तुम? वैन ड्राइवर और बैंक के कैशियर की। उन्हें वैन से उतार दिया था। शूट नहीं किया उन्हें? नहीं, जिंदा छोड़ा। हम खून खराबा करने में यकीन नहीं रखते, परंतु तुम्हारे साथ खून खराबा होना जरूरी हो गया है, क्योंकि तुम दोनों वैन के भीतर हो और पैसे भी भीतर ही हैं। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। मैं चलूं क्या? जगमोहन बोला। कोई आवाज नहीं आई। खाने पीने को कुछ चाहिए हो तो बता दो। खाने में क्या है? पता नहीं, मैं तो वैन के साथ यहाँ पहुंचा हूँ। फिर मलिक ने फिर जगमोहन ने मलिक से पूछा, खाने के लिए कुछ पड़ा है? पराठे और सब्जी होगी, लेकर आओ। मलिक ने वैन का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। कौन था पास में? भीतर से जवाहर ने पूछा। वही पागल, जगमोहन बोला। उससे तुम्हारा खास याराना लगता है। खामखा गले आ बंधा है। मैं उसे पसंद नहीं करता, जगमोहन ने कहा। तुम्हारा परिवार है? हाँ, रोमी का, उसका भी है। तब तो तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि वैन का दरवाजा खोलने पर क्या होगा। हम तुम्हारी बात से घबराने वाले नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों समझदारी से सोचो। अगर तुम सोचते हो कि पानी या खाना देकर हमें अपनी राह पर ले आओगे तो ये गलत सोचते हो। तुम लोगों को पानी खाना देने का ये मतलब नहीं। गलत मत सोचो। पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। रोमी की आवाज आई। गलत फहमी में मत रहना। हम जहाँ हैं वहां पुलिस नहीं आ सकती। ये कौन सी जगह है? नहीं बताऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जगमोहन हूँ, डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथी। जवाब में आवाज नहीं आई। नाम सुना है देवराज चौहान का? हाँ। वो कहाँ है? पास ही है, लेकिन तुम लोगों से बात करने का काम मुझे सौंपा गया है, जगमोहन बोला। जो हमसे पहले बात कर रहा था वो कौन है? उसकी बात छोड़ो। वो पागल है और राह चलता आदमी है। तुम्हारा वास्ता मेरे से है। जो मैंने कहा है उस पर सोचो और उसी पर चलना तुम दोनों के लिए बेहतर होगा, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। नहीं तो मजबूरी में एक ही इलाज है, फायरिंग। तुम भी गोलियां चलाना, हम भी गोलियां चलाएंगे, परंतु जीत हमारी ही होगी। वैन के दरवाजे खोलने के बाद हम जिंदा ग्रेनेड भीतर फेंक देंगे। तुम दोनों के चिथड़े उड़ जाएंगे और स्टील के बक्सों को कोई नुकसान नहीं होगा जिनमें नोट भरे पड़े हैं। जाहिर है कि तुम दोनों की ही। तभी दरवाजा खुला और हाथ में लिफाफा पकड़े मलिक भीतर आ बैठा। तुम्हारा खाना आ गया। मैं इस छोटी सी खिड़की से धकेल रहा हूं, पकड़ लेना। खाने में जहर जैसा तो कुछ नहीं मिलाया? जवाहर की आवाज आई। हमें पहले नहीं पता था कि खाना तुम्हें देना है। पता होता तो हम अपने साथ जहर जरूर लेकर आते, जगमोहन ने व्यंग भरे स्वर में कहा और उस छोटी खिड़की को धकेल कर खाने का सामान उन्हें देने लगा। भीतर से उन्होंने खाना थाम लिया। जब ये काम हो गया तो जगमोहन वैन से नीचे उतर आया। मलिक भी बाहर आ गया। जगमोहन मलिक के आगे पहुंचकर बोला, अब तुम उनसे बात करने की चेष्टा मत करना। क्यों? ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो। गनमैनों से मैं ही बात करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, गनमैन बात मानकर बाहर आ जाएंगे? पता नहीं,
इन हालातों में वो कैसे सोचते हैं, क्या फैसला करते हैं? कहकर जगमोहन वैन के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। मलिक उसके साथ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही दोनों ठिठके। सोहनलाल अभी तक बाहर लटकते मोटे ताले से जूझ रहा था। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। सोहनलाल के लिए चुटकुलों का काम था। सोहनलाल के लिए चुटकियों का काम था इस ताले को खोलना, परंतु वो जानबूझकर वक्त को काट रहा था। जबकि मलिक झल्लाकर कह उठा, इतनी देर से तुमसे एक ताला नहीं खुल रहा, क्या इसी तरह काम करते हो तुम? बकवास मत करो, मलिक झल्लाया। सॉरी दोस्तों, यहाँ फिर से एक एरर है प्रिंटिंग का। इतनी देर से तुमसे एक ताला नहीं खुल रहा, क्या इसी तरह तुम काम करते हो? अपना लहजा ठीक करो, सोहनलाल गुस्से से बोला, वरना ये काम मैं अभी छोड़ दूंगा। तुम्हारा 50 लाख भी वापस दे दूंगा। जहां इज्जत नहीं वहां मैं काम नहीं करता। मलिक दांत भींच कर रह गया। तुम काम करो, मल्होत्रा कह उठा, लेकिन जरा जल्दी करो। जल्दी तो कर रहा हूं। इस गति से तो तुम्हें 4 दिन लग जाएंगे। बस इस मोटे वाले ताले का रगड़ा है, सोहनलाल कह उठा। जगमोहन सोहनलाल के पास ही नीचे जा बैठा। बोल, सोहनलाल ने उसे देखा। तू क्या चाहता है? कुछ नहीं, मैं देखूंगा कि तुम कैसे ताले खोलते हो, जगमोहन ने कहा। इसे ले जाओ मेरे पास से, सोहनलाल ने मलिक से कहा। ये मेरे पास रहा तो मैं जिंदगी भर ताला नहीं खोल पाऊंगा। तभी मल्होत्रा ने जगमोहन की बांह पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, तुम इससे दूर हट जाओ। जगमोहन उठा और वहां से हट गया। सोहनलाल ने सिगरेट सुलगाई और पुनः मोटे ताले के साथ उलझ गया। अगला दृश्य। रात के 12 बज रहे थे। देवराज चौहान, टिड्डा, प्रतापी, शेख और पौवे ने पिछले 2 घंटों से कई जगह बदली, परंतु ऐसा कोई न दिखा कि जिस पर यह शक हो कि उन पर कोई नजर रख रहा है। आखिरकार उन्हें विश्वास हो गया कि उन पर कोई नजर नहीं रख रहा। सब ठीक है, शेख ने कहा। अब तो हमें फौरन वैन की तरफ चल देना चाहिए, पौवे ने बेचैनी से कहा। चलो, देवराज चौहान ने कहा। चलो, ये हुई ना बात, फौरन पौवा खुश हो उठा। तुम सब यहीं रुको, टिड्डा आसपास देखकर कह उठा। मैं कहीं से कार लाता हूँ। मैं तेरे साथ चलता हूँ, प्रतापी ने कहा। उधर गली में मैंने कारें खड़ी देखी हैं। टिड्डा और प्रतापी पास की गली की तरफ बढ़ गए। हम पर कोई नजर नहीं रख रहा, शेख देवराज चौहान से बोला। तुमने कहा कि जगमोहन मजबूरी में। सोहनलाल की बात जो समझा वही तुम्हें बता दी। असल बात तो जगमोहन से मिलने पर ही पता चलेगी, देवराज चौहान ने कहा। आज का दिन बुरा बीता। हम यूं ही भटकते रहे। वहां के क्या हालात हैं जहां पर वैन है? ठीक से नहीं जानता मैं, देवराज चौहान बोला, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सोहनलाल वैन के लॉक हटाने पर लगा होगा। बाकी सब वैन खुलने का इंतजार कर रहे होंगे। भीतर गनमैन भी हैं, पौवा बोला। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। तुमने कहा था कि सोहनलाल वैन के ताले नहीं खोलेगा, पौवा पुनः बोला। नहीं खोलेगा, वो मेरे इशारे का इंतजार करेगा, देवराज चांद ने कश लिया। आखिर इस तरह वो कब तक उन्हें टाल सकेगा, पौवे ने कहा। वो अपना काम संभाल लेगा, सोहनलाल की फिक्र मत करो। कुछ ही देर में टिड्डा और प्रतापी कार ले आए। कार को प्रतापी ड्राइव कर रहा था। सब भीतर बैठे। प्रतापी ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, रास्ता बताते जाना, किधर जाना है? आगे मोड़ से बाएं ले लो, देवराज चांद ने जेब से मोबाइल निकालकर बोला। प्रतापी ने ऐसा ही किया। तुम्हें ठीक से पता है कि वैन कहाँ पर है, शेख ने पूछा। वैन के बारे में ठीक से नहीं पता, परंतु हम ठीक उसी इलाके में पहुंच जाएंगे। वैन से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। वो वैन तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे, कहने के साथ ही देवराज चांद ने सोहनलाल का नंबर मिलाया। बात हो गई। बोल मेरी जान, सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। मेरे बिना तो बहुत जल्दी उदास हो जाती है नानिया। हमारे पर कोई नजर नहीं रख रहा, ठीक है, लेकिन खाना बनाकर तो क्या करेगी? रात भर तो मैं आने वाला नहीं, सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चांद समझ गया कि सोहनलाल दूसरों को सुनाने की खातिर ऐसी बात कर रहा है। यकीनन उसके पास कोई मौजूद है। मैं चल रहा हूँ, 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे, परंतु हमें ठीक से नहीं पता कि वैन कहाँ पर है।
1 घंटे बाद तुम फोन करके वैन की लोकेशन बताना। सुबह तक मैं घर आ जाऊंगा। तू आराम से नींद मार। जगमोहन बोला। सॉरी, सोहनलाल बोला। जगमोहन ठीक है वहां? मामी बढ़िया है, फिर फोन करूंगा नानिया। मैं अभी जरा काम में व्यस्त हूँ। इतना कहने के साथ ही उधर से सोहनलाल ने फोन बंद कर दिया। प्रतापी फोन दौड़ाए जा रहा था। प्रतापी कार दौड़ाए जा रहा था। अगला दृश्य। रात के 10 बज रहे थे। चंद्रमा की रोशनी में खेत चमक रहे थे। 2 पेड़ों के काले साए स्पष्ट नजर आ रहे थे। प्यारा, गिन्नी और सोनू खेतों के बीच बनी छोटी मेड़ पर बढ़े जा रहे थे। सबसे आगे सोनू था। उसने बगल में कोई कपड़ा दबा रखा था। एक हाथ में सूरज भान के गोलगप्पों का लिफाफा था और दूसरे हाथ में बाजार से 8 रुपए की मिलने वाली छोटी सी टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी की लकीर 2 फीट नीचे जमीन तक भी नहीं पहुंच रही थी, परंतु उसने टॉर्च पकड़ी हुई थी। तभी पीछे से प्यारा बोल पड़ा। सोनू, बोल प्यारे। ये जगह ठीक है, हम काफी आगे आ गए हैं। तुझे कैसा लग रहा है गिन्नी? प्यारे ने प्यार से पूछा। बहुत अच्छा। अगर लक्ष्मण के साथ मेरी शादी हो जाती तो मैं जीते जी मर जाती। अभी हमारी शादी भी कहाँ हुई है, बच्चा ठहरते ही हो जाएगी। चाची तो इस वक्त शादी का मजा ले रही होगी। उसी पर सोनू कह उठा। ये जगह ठीक नहीं है, थोड़ा और आगे चलते हैं। यही खेत ठीक। तू समझता नहीं है प्यारे, सोनू ने झल्लाकर कहा। ये छोटू राम का खेत है। वो पागल सा है। उसे नींद तो आती नहीं, रात रात भर खेतों का चक्कर काटता रहता है। ऊपर से वो आ धमका तो ठीक है, आगे चलते हैं। वो तीनों पुनः आगे चल पड़े। सोनू ने टॉर्च वाला हाथ आगे रखा था। ये टॉर्च कहाँ से लाया? भक्ते ने दी है। कहता था कि रात को जब भी पिंकी को खेतों में ले जाता था तो यही टॉर्च चलाकर ले जाता था। उसने ये कहकर मुझे दी कि अब उसे टॉर्च की जरूरत नहीं। पिंकी से शादी जो हो गई उसकी। भक्ते ने बहुत टोटके आजमाए पिंकी पर। प्यारा बोला। तभी तो मैं उसका हर टोटका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक भी टोटका फिट बैठा तो बच्चा ठहरा ही ठहरा। प्यारे, बगल में क्या दबा रखा है? चादर। भक्ते ने दी है। कहा कि चादर जरूर ले जाना, नहीं तो गिन्नी की पीठ छिल जाएगी। उसने बताया कि उसने तो एक चादर खेतों में भी छिपा रखी थी। जब भी पिंकी को ले जाता चादर बिछा लेता था। भक्ता बहुत समझदार है। हाँ वो तो है। तीनों आगे बढ़े जा रहे थे। प्यारे ने गिन्नी का हाथ थाम रखा था। इस वक्त प्यारा और सोनू छापामार योद्धाओं से कम नहीं लग रहे थे। उनके भाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध पर जा रहे हों। सच में आज की रात उनके लिए युद्ध जैसी ही थी। गिन्नी के बच्चा जो ठहराना था। काफी आगे जाकर वो ठिठके। अपनी कॉलोनी से काफी दूर आ गए थे वो। हर तरफ खेत ही खेत नजर आ रहे थे। ये जगह ठीक है प्यारे। तेरे को कैसे पता कि ये जगह ठीक है? प्यारे ने पूछा। चेतराम का खेत है ये। वो दिन भर पीता है और शाम होते ही लंबा हो जाता है। उसे होश नहीं रहता। 2-2 दिन तो खेतों में भी नहीं आता। मेरी पहचान है उससे। अगर वो ऊपर से आ भी गया तो मैं संभाल लूंगा उससे। मेरी इज्जत करता है वो। वैसे भी बंदा ठीक है। सोनू ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा। अब हम यहाँ कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ चादर बिछाई जा सके। उसके बाद से तू आराम से बच्चा ठहरा। फिर सोनू और प्यारे मनपसंद जगह तलाशने में लग गए। गिन्नी ने प्यारे का हाथ थाम रखा था। 10-15 मिनट बाद उन्होंने खेतों की समाप्ति पर खुली जमीन को पसंद कर लिया। ले चादर बिछा। सोनू ने बगल में दबा रखी चादर की तरफ इशारा किया। प्यारे ने उसकी बगल से चादर निकाली और उसे घास मिट्टी की जमीन पर बिछाया। वाह, अब ठीक है, सोनू मुस्कुराया। तेरी टॉर्च तो बुझ गई। प्यारा कह उठा। सोनू ने टॉर्च पर नजर मारी, फिर जेब में हाथ डालता बोला। क्या फर्क पड़ता है, इसकी अब जरूरत भी नहीं है। जगह तो हमने ढूंढ ली। भाभी। गिन्नी आसपास देख रही थी। भाभी। गिन्नी भाभी। हाँ, मुझसे कुछ कहा? तेरे से ही तो कह रहा हूँ। तू भाभी भाभी कह रहा था तो अब तू भाभी भी हो जाएगी मेरी। इधर आ, चादर पर बैठ, मैं तेरे को गोलगप्पे खिलाऊंगा। गिन्नी फौरन चादर पर आ बैठी। सोनू, गोलगप्पे मैं खिला दूं तो? वाह, ये कैसे हो सकता है? देवर के हाथों से शगुन होता है गोलगप्पे खिलाना। सोनू पास ही चादर पर बैठकर गोलगप्पे का लिफाफा नीचे रखता कह उठा। तू भी बैठ। पानी का लिफाफा निकाल और खोल उसे।
प्यारे ने ऐसा ही किया। ठीक है। दोनों हाथों से लिफाफा खोल कर रखा। सोनू गोलगप्पे तैयार करता उसमें आलू भरता कह उठा, सूरज भान से ज्यादा आलू डलवा कर लाया हूं कि भाभी को मजा आ जाए। उसके बाद सोनू ने गोलगप्पों को पानी वाले लिफाफे में भरा और गिन्नी की तरफ बढ़ाया। मुंह खोलो भाभी। गिन्नी ने तुरंत मुंह खोला। इस तरह शुभ मुहूर्त में बच्चा ठहरने की शुरुआत हुई। गिन्नी को ऐसे खुले में इस तरह गोलगप्पे खाने में बहुत मजा आ रहा था। वो मजे से सारे गोलगप्पे खा गई। पानी भी पी ले भाभी। भक्ता कहता था कि जो पानी बचे वो गिन्नी को पूरा पिला देना। गिन्नी ने प्यारे के हाथ से लिफाफा लिया और मुंह लगाकर सारा पानी पी गई। वैसे भी उसे प्यास लगी थी। प्यारे, सब कुछ खा पीकर गिन्नी बोली, तूने तो कुछ खाया नहीं। सोनू कह उठा, प्यारे की बात छोड़, उसे तेरी फिक्र है। सोनू उठता हुआ बोला, प्यारे अब तू शुरू हो जा, मैं पहरेदारी करता हूँ। यहीं सिर पर खड़ा रहकर करेगा पहरेदारी? प्यारे के होंठों से निकला। नहीं, कुछ दूर चला जाता हूँ फिर तो। इधर देखना भी मत। प्यारे ने सतर्क किया। नहीं देखूंगा, बस आज तू बच्चा ठहरा ठहरा बस आज तू बच्चा ठहरा। कहते कहते सोनू चुप हो गया। सोनू की नजरें एक तरफ टिक गई। चादर पर बैठा प्यारे उसे देखते ही कह उठा, कोई आ रहा है क्या? नहीं। सोनू उधर देखता बोला, वो देख तो, वहां रोशनी हो रही है। किधर? प्यारा उठता हुआ बोला, वो जहां पुराने मंदिर का गुंबद बना है। प्यारा पास आकर खड़ा हो गया और उधर देखने लगा। गिन्नी चादर पर लेट गई थी। प्यारे और सोनू को रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी ज्यादा दूर नहीं थी, मात्र 1000 फुट की दूरी पर थी, परंतु बहुत कम रोशनी ही उन्हें महसूस हो रही थी। लेकिन रोशनी थी तेज। सोनू कह उठा, वहां तो पेड़ों का जमघट है, सुनसान जगह है। इतनी रात को वहां कौन होगा? कहीं वहां पर भी बच्चा ठहराने का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा? प्यारे ने कहा, हो सकता है, मैं देख कर आता हूँ। तू वहां क्या देखकर तू वहां देखकर क्या करेगा? शायद कोई नया टोटका पता चल जाए जो कि तेरे काम आ जाए। तू चला गया तो यहाँ पहरेदारी कौन करेगा? मैं बस अभी गया और वापस आया। बिना पहरेदारी के मुझे डर लगा रहेगा कि ऊपर से कोई आ ना जाए। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तू? सोनू ने उसे देखा। आना जाना ही तो करना है, 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। और गिन्नी? ठहर, मैं गिन्नी से पूछ लेता हूँ। प्यारा गिन्नी के पास पहुंचा, उसे पुकारा, परंतु इतने तक कि गिन्नी नींद में डूब गई थी। प्यारे, ये तो सो गई। बेचारी थक गई होगी, पर अच्छा ही है, थोड़ी देर आराम कर लेगी। भक्ता बता रहा था कि एक बार तो पिंकी खेतों में ही सो गई थी। ये अच्छा शगुन है। हम वहां हो आए फिर तो गिन्नी को जगा देना। ये भी ठीक है। उसके बाद सोनू और प्यारे रोशनी की तरफ बढ़ गए। बहुत कम रोशनी थी वहां, जो पेड़ों से छन छन कर बाहर आ रही थी। दोनों के मन में उत्सुकता उत्सुकता आ गई थी कि उस सुनसान जगह पर रोशनी कैसे हो सकती है। प्यारे, सोनू ने कहा, मेरी मान वहां भी बच्चा ठहराने का प्रोग्राम चल रहा है। लगता तो ऐसा ही है, वरना इतनी रात को कोई वहां क्यों आएगा? अच्छी जगह चुनी है उन लोगों ने, वहां पेड़ बहुत है। मुझे पहले क्यों ना ध्यान आया कि वो जगह ठीक रहेगी। सोनू बोला, कहीं अपनी कॉलोनी का ही तो कोई नहीं है यहाँ? भक्ते ने किसी और को भी शादी करने का टोटका बता दिया हो। भक्ता चालू है, वो सबकी शादी करा देना चाहता है। दोनों उस जगह के पास पहुंचे। सीधे उनके पास नहीं जाना है, सोनू बोला, वरना वो चिढ़ जाएंगे कि हमने उन्हें देख लिया। यूं ही ताक झांक करके वापस चल पड़ेंगे। तब तक गिन्नी भी आराम कर लेगी। ठीक है। दोनों अब सावधानी से आगे बढ़ने लगे। पेड़ों के झुरमुट के काफी करीब एक पेड़ की ओट में जा खड़े हुए। उन्हें एक दो आदमी दिखे, परंतु स्पष्ट नहीं दिख रहा था। यहाँ तो लंबा ही प्रोग्राम लगता है, मैंने 2 आदमियों को देखा। सोनू बोला, एक तेरी तरह पहरेदारी के लिए साथ आया होगा। देखते हैं। कुछ आगे चलते हैं। वो हमें देख लेंगे तो? प्यारे ने कहना चाहा। घबरा मत, हमें देख लिया तो कह देंगे कि गिन्नी के पेट में बच्चा ठहराने आए हैं। दोनों कुछ और आगे बढ़ गए। अब पहले की अपेक्षा उन्हें चीजें स्पष्ट दिखने लग गई थी। दोनों को वहां खड़ी डीसीएमबी बैंक की वैन खड़ी दिखी। हालांकि वैन की साइड में लिखे डीसीएमबी शब्दों पर गोबर थोप रखा था, परंतु वो समझ गए कि यह बैंक की गाड़ी है।
मैं डीसीएमबी बैंक वैन को तब तक कई बार देखा करता था जब मैं ऑटो चलाता था। सोनू बोला, लेकिन ये वैन यहाँ पर कैसे? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो देख, पीछे वो आदमी वैन का ताला खोलने में लगा है, प्यारे ने कहा। गड़बड़ लगती है। कार की हेडलाइट ताला खोलने वाले के लिए जला रखी है, ये बच्चा ठहराने के लिए नहीं यहाँ है। प्यारा बोला, यहाँ कोई लड़की नहीं है। ये तो डकैती का मामला लगता है, सोनू कह उठा। डकैती? हाँ, भक्ता अखबार की खबरें मुझे बताता है। भक्ता कहता है कि देवराज चौहान नाम का आदमी हिंदुस्तान का माना हुआ डकैती मास्टर है। वो इस तरह नोटों को हथिया लेता है जैसे कि मक्खन की टिक्की में से छुरी निकलकर बाहर आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। भक्ता तो देवराज चौहान का फैन है। फैन? मतलब कि दीवाना। शादी तो उसने पिंकी से की है, फिर वो फैन देवराज चौहान का दीवाना कैसे हो गया? समझा कर, वो दूसरी तरह का देवराज का चौहान का दीवाना है, जैसे कि तू अक्षय कुमार का दीवाना है। समझा समझा, प्यारे ने सिर हिलाया। तो तेरा मतलब यहाँ पर वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है? मैंने ये नहीं कहा। दोनों की नजरें सामने फिर रही थी। प्यारे, सोनू सोच भरे स्वर में बोला, मुझे लगता है कि तेरी समस्या का हल निकल आया। कैसा हल? कैसी समस्या? चाची को दिखाने के लिए तेरे को नोट चाहिए। ठीक कहा मैंने? दिखाने को? वो तो हरामी है, सारे नोट झटक लेगी। ये बैंक वैन नोटों से भरी है। ये लोग ताला खोलकर नोट निकालने की तैयारी में है। लगता तो यही है। पुलिस को फोन करते हैं। उधर सड़क पर ढाबा है, उसमें फोन लगा। मैं तेरे भले की सोच रहा हूँ और तू पुलिस को फोन कर। कैसा भला? उस वैन में नोट भरे पड़े हैं, तो जब वो वैन खोल देंगे तो हम उनके पास जाकर कहेंगे कि लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो हम पुलिस को खबर कर देंगे। वो गोली मार देंगे हमें। नहीं मारेंगे। हमारी बात सुनकर घबरा जाएंगे और लाख के 1.5 लाख दे देंगे। सच कहता है? तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा? तू मेरा दोस्त है। तू ठीक ही कहता होगा। लेकिन ये लोग हैं कौन? डकैत होंगे। तू देवराज चौहान को पहचानता है? प्यारे ने पूछा। नहीं। वैसे भी वो यहाँ क्या करेगा? भक्ता बताता है कि वो बहुत बड़ा डकैत है, सोनू बोला। अब हम क्या करें? वैन खुलने का इंतजार करते हैं, तब सामने जाएंगे। अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर रहे तो वो लोग हमें देख लेंगे। बात तो तेरी ठीक है प्यारे। सोनू ने आसपास देखा। किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, ये ठीक रहेगा। प्यारा और सोनू पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें वहां से हर चीज स्पष्ट नजर आने लगी। अब इनमें से कोई भी हमें नहीं देख सकेगा, सोनू बोला। मुझे गिन्नी की चिंता हो रही है, प्यारे ने कहा। ओ, उसे तो भूल ही गया। ठहर, मैं उसे देख कर आता हूँ। मैं जाता हूँ, प्यारे बोला। तू क्या करेगा जाकर? मैं ही होकर आता हूँ। वो नींद से उठ बैठी होगी तो क्या करूं गिन्नी का। उससे कहना हम अभी आ जाएंगे, वो एक और झपकी ले ले। अभी वापस लौटता हूँ, सोनू ने कहा, सावधानी से पेड़ से नीचे उतरने लगा। आधे घंटे बाद सोनू लौटा और पेड़ पर चढ़ गया। मैं उधर वाले पेड़ पर चढ़ गया था। अंधेरे में पेड़ पहचानना भी कठिन हो जाता है, सोनू बोला। गिन्नी ने क्या कहा? प्यारे ने पूछा। कुछ नहीं, वो नींद में थी। मैं चुपचाप वापस लौट आया। प्यारे ने सिर हिलाया। यहाँ की कोई नई बात? नहीं। अभी उसने अभी उनसे वैन का ताला नहीं खुला। तुझे विश्वास है कि ये लोग हमें लाख रुपया दे देंगे? लाख का 1.5 लाख देंगे। घबरा जाएंगे, हाथ पांव फूल जाएंगे। कितने आदमी हैं? 6-7 हैं। वैन में कितना पैसा होगा? प्यारे ने पूछा। 10-20 लाख तो होगा। साले बहुत मोटा हाथ मार रहे हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोगों की पुलिस को खबर करो तो इनाम मिलता है। इनाम में डंडे मिलते हैं, सोनू ने मुंह बनाकर कहा। कुछ नहीं मिलता पुलिस से। अखबारों में छप जाता है कि इनाम दिया गया, और सच में कुछ नहीं मिलता। तेरे को ये बात कैसे पता? भक्ते ने बता रखी है सब बातें मुझे, सोनू बोला। भक्ता बहुत समझदार है। क्यों ना हो, सारा दिन दुकान पर बैठा अखबार पढ़ता रहता है। बहुत जानकारी है उसे। तभी उनके कानों में इंजन की आवाज पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई आ रहा है, सोनू बोला। पुलिस होगी। हो सकता है, सोनू घबरा कर बोला। हम चुपचाप पेड़ पर ही बैठे रहेंगे, नहीं तो वो हमें भी पकड़ कर ले जाएगी। सोनू, मुझे तो डर लग रहा है, प्यारे ने कहा। घबराता क्यों है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस। चुप कर। इंजन की आवाज पास आ गई। सोनू दबे स्वर में बोला।
हम तो गिन्नी को बच्चा ठहराने आए थे, हम यहाँ कहाँ फंस गए? क्या भक्ते के साथ भी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी कोई टोटका होगा, तेरे जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। होता है ऐसा, टोटके का क्या भरोसा, कुछ भी हो जाए। अब चुप कर, वो देख, दो आदमी उस तरफ जा रहे हैं। अगला दृश्य, किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनकर वो सब पल भर के लिए सतर्क हुए। मल्होत्रा फौरन मलिक के पास पहुंचा तो मलिक हाथ उठाकर कह उठा, चिंता की कोई बात नहीं, छाबड़ा आया होगा। सुदेश भी पास आया तो मलिक पुनः बोला, सब ठीक है, सोनलाल से बोलो जल्दी काम करे। सॉरी। सुदेश वापस पलट गया, आओ मल्होत्रा, छाबड़ा के पास चलें। दोनों पेड़ों के झुरमुट से बाहर की तरफ को चल दिए। पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकलते ही सामने कार आ पहुंची, जिसकी हेडलाइट बंद थी। ये छाबड़ा की ही कार है, मलिक बोला। दोनों कार के पास जा पहुंचे। तभी कार का दरवाजा खुला और छाबड़ा बाहर निकला। ड्राइविंग सीट वाला डोर खोलकर वाधवा बाहर आया। ओ, वाधवा साहब भी आए हैं, मलिक बोला। वैन खुली? छाबड़ा ने पूछा। खोली जा रही है, जल्दी करो, छाबड़ा बेचैनी से बोला। मुझे डीसीएमबी बैंक की फ्यूचर प्लानिंग के वो कागजात। कुछ ही देर की बात है छाबड़ा साहब, कागजात मिल जाएंगे। मैंने इस काम पर बहुत पैसा लगाया, बहुत खतरा मोल लिया है, छाबड़ा ने कहा। ऐसे कामों में मैं हाथ नहीं डालता, लेकिन अपने आपने नोट ही इतने दिए कि इनकार नहीं कर सका। जल्दी करो मलिक, मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ। हम वैन के पास चलते हैं, वाधवा बोला। मैं सलाह दूंगा कि आप दोनों वैन से दूर रहें, मलिक बोला। क्यों? दो बाहरी लोग यहाँ मौजूद हैं, ताला खोलने वाला सोहनलाल और दूसरा जगमोहन। आप ये पसंद नहीं करोगे कि बाहर का कोई आदमी आपको देखे और भविष्य में किसी तरह की मुसीबत खड़ी हो जाए। वाधवा और छाबड़ा ने एक दूसरे को अंधेरे में देखा। ठीक है, हम यहीं पर हैं, कार में। उन दोनों को इस तरफ मत आने देना, वाधवा ने कहा। वो यहाँ नहीं आएंगे। कितनी देर में काम निपट जाएगा? कभी भी वैन खुल सकती है, परंतु थोड़ी सी समस्या आ सकती है छाबड़ा साहब। क्या? वैन के भीतर उन बक्सों के साथ बैंक के दो गनमैन बंद हैं। ओह, क्या? ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी? जब मेरे आदमी ने वैन बैंक पर कब्जा जब मेरे आदमी ने बैंक वैन पर कब्जा किया, तब पता चला इस बात का। तो उनका क्या करोगे? कोशिश की जा रही है कि उन्हें समझा बुझाकर बाहर निकाला जा सके। छाबड़ा साहब, ये तो बुरी खबर है, वाधवा ने कहा। कुछ देर चुप रहकर छाबड़ा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुमसे ये बात पक्की की थी कि इस काम में खून खराबा नहीं होगा। अब तक नहीं हुआ। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। खून खराबा हुआ तो शायद हम नहीं बच सकेंगे। वो बाहर नहीं निकले तो तब क्या होगा? वाधवा ने पूछा। हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिना झगड़े के बात बन जाए। मैंने पूछा कि बाहर ना निकले तब क्या होगा? जाहिर है कि गोलियां चलेंगी, मलिक गंभीर स्वर में कह उठा। नहीं, छाबड़ा ने बेचैनी से कहा। किसी काम में गोलियां चली तो पुलिस जरूरत से ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। बात तो सही है, परंतु हम जो भी कर रहे हैं गैर कानूनी काम है। बैंक वैन को इस तरह ले भागना जिसमें 60 करोड़ की रकम हो, डकैती कही जाती है। पुलिस ये नहीं सुनेगी कि पहले देवराज चौहान के वैन हाथ पुलिस ये नहीं सुनेगी कि पहले देवराज चौहान ने वैन हथियाई, उससे तुम लोगों ने वैन हथियाई। अब इस काम में जितना देवराज चौहान गुनहगार है, उतना ही तुम और मैं भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मामला शांति से निपट जाए, मलिक ने गंभीर स्वर में कहा। डीसीएमबी बैंक को पीछे छोड़ने के लिए मैं अपने बैंक की तरक्की की खातिर ये काम कर रहा हूँ, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब करके मैंने गलत किया। अगर मैं फंसा तो बैंक मेरा साथ नहीं देगा, वो हाथ झाड़ लेगा इस मामले से। मैं सब समझता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि गोलियां चलाने की नौबत नहीं आएगी, मलिक ने कहा। कोई मरना नहीं चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए, वाधवा बोला। मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसा ही होगा। जल्दी जाओ और काम निपटाओ, वाधवा ने कहा और वापस कार में जा बैठा। छाबड़ा बैठने लगा तो मल्होत्रा बोला, चाय पानी की जरूरत हो तो? कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से काम पूरा करो, छाबड़ा ने झल्लाकर कहा और कार में बैठ गया। मलिक और मल्होत्रा चले गए। छाबड़ा साहब, वाधवा बोला, वैन के भीतर दो गनमैन हैं, दो चार लोग मर सकते हैं। यही बात सोचकर मैं व्याकुल हूं, छाबड़ा होंठ भींच कर बोला। अगर कोई मरा तो हम भी फंस सकते हैं।
मलिक पर हम एक हद तक भरोसा कर सकते हैं। छाबड़ा ने कुछ नहीं कहा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इन हालातों की आप ऊपर खबर कर दें? ये ठीक रहेगा, छाबड़ा ने कहा और नंबर मिलाने लगा। बात हो गई। छाबड़ा बात करने लगा। 5 मिनट बात होती रही, फिर छाबड़ा ने फोन बंद करके कहा, ऊपर वाले कहते हैं कि उन्हें डीसीएमबी बैंक की फ्यूचर प्लानिंग वाली फाइल हर हाल में चाहिए। उन्हें क्या है, फंसे तो हम फंसेंगे। वो कहते हैं कि अगर गड़बड़ हुई तो बैंक हमारा पूरा साथ देगा। बाद में सालों ने हमारा फोन भी नहीं सुनना, तुम देख लेना, वाधवा ने कड़वे स्वर में कहा। छाबड़ा गहरी सांस लेकर रह गया। मलिक और मल्होत्रा सोहनलाल के पास पहुंचे। सोहनलाल के पास पहले से ही अंबा और जगदीश खड़े थे। यही वो पल था कि सोहनलाल ने ताला खोल दिया। खूब, मलिक सोहनलाल का हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में बोला, बाकी के ताले भी फटाफट निपटा दो। बस इसी तरह फटाफट हो जाएगा, सोहनलाल ने कहा और सिगरेट सुलगाने में लग गया। ये हर 5 मिनट में सिगरेट पीता है, वक्त खराब कर रहा है। जगदीश चिल्लाकर कह उठा, जल्दी से वैन खोलो सोहनलाल, मलिक ने गंभीर स्वर में कहा। भीतर वाले गनमैन भी बाहर आने को तैयार हैं? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, जगमोहन उनसे बात कर रहा है। उन्हें राजी करो वरना मैं दरवाजे का आखिरी ताला नहीं खोलूंगा, सोहनलाल बोला। तुम आखिरी ताला खोलकर चले जाना, मलिक गंभीर था। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि तुम लोग गनमैनों को गोलियां मारोगे? पता नहीं, मलिक ने कहा और वहां से हट गया। कुछ दूरी पर जगमोहन और सुदेश दिखे तो मलिक उनके पास जा पहुंचा। उसने एक ताला खोल दिया है, मलिक ने जगमोहन से कहा। अच्छी बात है, जगमोहन ने मलिक को देखा। वो इस तरह बाकी के ताले भी खोल देगा। मुझे भीतर मौजूद गनमैनों की चिंता हो रही है। वो इसी तरह बाकी ताले भी खोल देगा। मुझे भीतर मौजूद गनमैनों की चिंता है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तुम उनसे बात करो, किसी तरह उन्हें दोस्ताना माहौल में बाहर आने को कहो। कोशिश तो कर रहा हूं। अब फिर उनसे बात करो। करता हूं। अभी कौन आया कार पर? तुम और मल्होत्रा उससे मिलने गए थे उधर? उस तरफ ध्यान मत दो, वो मेरे लोग हैं। तुम अपने बारे में बताने को तैयार नहीं। 2-4 घंटे में हमने अपने अपने रास्ते चले जाना है। मेरे बारे में जानने का तुम्हें कोई फायदा नहीं। गनमैन के बारे में सोचो। इन्हें बाहर निकाल कर तुम 60 करोड़ हासिल कर सकते हो। जगमोहन ने गहरी सांस ली और वैन की तरफ बढ़ गया। सुदेश ने मलिक से पूछा, सोहनलाल ने एक ताला खोल दिया है? हाँ, मलिक ने कहा और जगमोहन के पीछे चला गया। जगमोहन ने ड्राइविंग डोर खोला और भीतर सीट पर जा बैठा। मलिक दूसरी तरफ आ बैठा। जगमोहन ने उसे देखा, फिर सावधानी से खिड़की का छोटा सा पल्ला सरका दिया। मलिक की बेचैन भरी निगाह जगमोहन पर थी। जवाहर, रोमी, जगमोहन बोला, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। भीतर सरकने की आहट आई, फिर रोमी की आवाज कानों में पड़ी। क्या? एक ताला खुल गया है, बाकी के खुलने जा रहे हैं, जगमोहन ने कहा। जवाब में जवाब में आवाज नहीं आई। कभी भी हमारी मुलाकात हो सकती है। खामोशी रही। मलिक बेचैनी से जगमोहन को देख रहा था। अब तुम भी गोलियां चलाओगे और हम भी, परंतु हम जिंदा ग्रेनेड भीतर फेंकने की सोच रहे हैं। इससे खतरा कम रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों आसानी से मारे जाओगे और पैसा हम ले लेंगे। कोई आवाज नहीं आई जवाब में। सुन रहे हो मेरी बात? हम किसी भी हालत में हथियार रखकर बाहर नहीं आने वाले। तुम हमें बातों में नहीं फंसा सकते। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं ऐसा नहीं सोचता। तो तुम्हें आने वाले हालातों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यही बात मैं तुम्हें कह दूं तो? जवाहर की आवाज जगमोहन को सुनाई दी। क्यों भूलते हो कि बाजी हमारे हाथ में है? तभी तो हम बाहर नहीं आना चाहते। रोमी की आवाज आई इस बार। क्या मतलब? बाजी तुम लोगों के हाथ में है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ। अगर हम बाहर आ गए तो? तुम्हारा मतलब कि हम तुम्हें मार देंगे? हाँ, तुम लोग अपने खिलाफ गवाह क्यों छोड़ोगे? मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे विश्वास आएगा कि हम तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जगमोहन का स्वर गंभीर था। हमें विश्वास नहीं आएगा।
कोई तो रास्ता सोचा होगा तुम लोगों ने। हम किसी रास्ते पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि रास्ता कोई भी हो, हमें बाहर आना पड़ेगा। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। जवाहर और रोमी अपनी जगह पर सही थे। उसी पल मलिक ऊंचे स्वर में कह उठा, हम कसम खाकर कहते हैं कि तुम दोनों को जिंदा छोड़ देंगे। खून खराबा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जगमोहन दांत भींचकर मलिक को देखा। पल भर की शांति के बाद जवाहर की आवाज आई, ये कौन है? ये वही पागल है जो करोड़ों से बात शुरू करता है। लेकिन मेरी बात का भरोसा करो, खून खराबा हमारे काम में शामिल नहीं है। हम जो भी करें, लेकिन खून खराबा करना पसंद नहीं करते, जगमोहन ने कहा। मलिक ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लें? रोमी की आवाज आई। यही तो समझा रहा हूं तुम दोनों को कि मेरी बात पर भरोसा कर लो। बेवकूफ समझा है तुमने हमें। यही तो चक्कर है, जो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। तुम हमें बातों में फंसा नहीं सकते, हार जाओगे। ये हार जीत नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। सोच लो, जगमोहन बोला। तब तुम दोनों से बात जरूर करूंगा जब हम हैंड ग्रेनेड लेकर तैयार होंगे। मैं फिर कहूंगा, एक बार मेरी बात का यकीन करके देखो। जवाब में आवाज नहीं आई। जगमोहन ने वैन की खिड़की बंद की और दरवाजा खोलकर नीचे आ गया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। उधर से मलिक भी उतरा और जगमोहन के पास आ गया। तुम बीच में क्यों बोले जब मैं उनसे बात कर रहा था? जगमोहन ने गुस्से से कहा। मैं तुमने सोचा कि तुम्हारा तीर ठीक निशाने पर बैठेगा और वो दरवाजा खोलकर फटाफट बाहर आ जाएंगे? नहीं, मैं तो जब मैं बात करूं तब तक अपनी जुबान बंद रखो, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। मलिक ने गहरी सांस ली और कह उठा, ठीक है, ये बताओ कि तुमने क्या महसूस किया। वो दोनों बाहर आने का इरादा रखते हैं या? मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएंगे। ओह, वो डरते हैं कि बाहर निकलते ही हम उन्हें गोली मार देंगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो नहीं जानते इस बात को। मैंने सोचा था कि तुम उन्हें तैयार कर लोगे कि वो बाहर आ जाएं, मलिक ने कहा। वो मेरी बात क्यों मानोगे? तुम इस तरह फंसे होते तो क्या बाहर निकल आते? नहीं। तो वो क्यों आएंगे? उन्हें इस वक्त पैसे की नहीं, अपनी जान की चिंता है। समझ में नहीं आता कि अब क्या होने वाला है, मलिक मन ही मन झल्लाकर बोला। तुम इन कामों को आसान समझते हो क्या? मलिक चुप रहा। तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताते मुझे? जगमोहन ने एकाएक कहा। क्या करोगे जानकर? तसल्ली होगी कि मैंने तुम्हारे बारे में जान लिया। जगमोहन का स्वर शांत था। मैं प्राइवेट जासूस हूँ। प्राइवेट जासूस? जगमोहन संभला। हैरानी है कि प्राइवेट जासूस बैंक वैन के चक्कर में पड़ गया। क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। क्या काम? मलिक ने जगमोहन को देखा। बता दो, रुको मत। मुझसे तुम्हें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम बैंक वैन में मौजूद पैसे के पीछे नहीं हो। क्लाइंट को कुछ ऐसे कागजों की जरूरत है जो नोटों के साथ रखे हुए हैं। पक्की खबर है? हाँ। क्लाइंट कौन है? अब तुम फालतू के सवाल पूछ रहे हो। नहीं पूछता, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि प्राइवेट जासूस होने के नाते तुम्हें यह काम किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। मलिक जगमोहन को देखने लगा। तुम बैंक वैन डकैती में शामिल हो चुके हो, जगमोहन बोला। जानता हूं, यह गंभीर अपराध है। मैंने नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक गंभीर हो जाएगा, मलिक व्याकुलता से बोला। यह बात तुम्हें पहले सोच लेनी चाहिए थी कि ऐसा ही होगा। मलिक ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। जो कार कुछ देर पहले आई है उसमें तुम्हारे क्लाइंट ही हैं। मलिक ने बेचैनी से जगमोहन को देखा। बता दो, अब मुंह बंद रखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, वो कागजात मिलने के इंतजार में अपनी कार के पास मौजूद है। मलिक ने सहमति से सिर हिलाया। इस तरह वो भी बैंक वैन डकैती में शामिल हो चुके हैं, जगमोहन ने गंभीरता से कहा। अगर पुलिस का डंडा घूमा तो तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। मैंने गलत किया इस काम में हाथ डालकर, मलिक भींचे स्वर में बोला। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब वक्त निकल चुका है। तुम उन गनमैनों को किसी तरह बाहर निकाल कर, मुश्किल काम है। वो बाहर नहीं आएंगे कि कहीं हम उन्हें शूट ना कर दें। तुम उन्हें अपनी बातों में फंसाकर, वो दोनों फौजी हैं। एक मिलिट्री रिटायर्ड है और दूसरा एयरफोर्स का। मलिक बहुत परेशान लगा।
मुझे वो वक्त याद आता है जब तुम देवराज चौहान का निशाना लेकर मुझे डरा रहे थे, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? जगमोहन ने गहरी सांस ली और वैन के पीछे की तरफ बढ़ गया, जहां सोहनलाल था। अगला दृश्य। प्यारा और सोनू पेड़ पर थे, हर तरफ नजर रख रहे थे। उन्होंने जगमोहन और मलिक को वैन के आगे वाले हिस्से में भी बैठते देखा। वो काफी देर भीतर बैठे रहे, फिर दोनों वैन से बाहर आकर बातें करने लगे तो सोनू कह उठा, प्यारे, मामला समझ में नहीं आ रहा। क्या? वो दोनों आदमी खड़ी वैन के भीतर जा बैठे, 10-12 मिनट भीतर रहे। उसके बाद वैन से बाहर निकलकर बातें करने लगे। बातें करनी थी तो फिर वैन के आगे वाले हिस्से में भीतर क्यों बैठे? होगी कोई बात। सोचने वाली बात है प्यारे। वो वैन के भीतर 10 मिनट तक बैठे क्या करते रहे? उन्होंने वैन स्टार्ट भी नहीं की होती तो हम तक आवाज आती। सोनू में सोच के भाव सोनू ने सोच भरे स्वर में कहा। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं हुई, प्यारे ने कहा। धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एक ताला तो खोल दिया उसने, वो देख, रोशनी में नीचे ताला पड़ा नजर आ रहा है। चुप कर, कोई इधर आ रहा है। उसी पल सोनू फुसफुसाया। दोनों ने चुप्पी साध ली। कोई इधर ही आ रहा था। वो मल्होत्रा था। मल्होत्रा ने उसी पेड़ के नीचे आकर सुसु किया और वापस चला गया। कमीने को यही पेड़ मिला था, सोनू बोला। साला बदबू छोड़ गया। बदबू? प्यारा बोला। वो सुसु करके ही तो गया है। तो बदबू? सोनू ने कहना चाहा। बदबू कहां से आ गई? उसके सुसु से बदबू तो निकलेगी, खुशबू तो नहीं। सोनू, बोल बोल। वो जो अभी कार आई है उसकी आवाज सुनी थी? उसमें से कोई निकलकर सामने नहीं आया। ये उतने ही आदमी है। हाँ, आने वाला जो भी कोई है सामने क्यों नहीं आया? दो आदमी उस तरफ गए थे, उनमें से एक तो वही था जो सुसु करने आया था इधर। दोबारा कार की आवाज सुनाई नहीं दी हमें। आने वाला चला गया। जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। दोनों की नजरें बातों के साथ साथ उन सब पर दौड़ रही थी। प्यारे, मुझे गिन्नी की याद आ रही है। गिन्नी की? वो जग गई होगी या नींद में होगी? जग गई होगी तो हमें ना पाकर घबरा गई होगी, प्यारे ने कहा। मैं गिन्नी को देख कर आता हूँ, सोनू बोला। तू यहीं रह, मैं जाता हूँ, प्यारे बोला। तू जाएगा? सोनू ने प्यारे को देखा। हाँ, ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। तू एक हाथ भी फेर आना गिन्नी पर, सोनू बोला। हाथ फेर दूं? क्या मतलब? बच्चा ठहराने वाला हाथ, 5-10 मिनट तो लगेंगे। समझा। उसके बाद गिन्नी को समझाकर वहीं बिठा आना। ठीक है, जाता हूँ, कह प्यारे ने कहा और पेड़ से उतरने लगा। हाथ फेरने पे 5-10 मिनट से ज्यादा ना लगाना, कहीं तो पूरी रात लगा दे, सोनू कह उठा। चिंता मत कर, मैं अभी लौट आऊंगा। एक ताला खुल चुका है, दूसरे को खुलने में देर नहीं लगेगी। हमने 1-1.5 लाख भी झाड़ना है इनसे। तू कहे तो मैं जाता ही नहीं। गिन्नी चिंता कर रही होगी, एक चक्कर लगाया। प्यारा पेड़ से उतरा और तेजी से अंधेरे में गुम होता चला गया। अगला दृश्य। जगमोहन सोहनलाल के पास पहुंचा। जगदीश और अंबा उसके पास थे। जगमोहन सोहनलाल के पास बैठता कह उठा, तू जानबूझकर इतनी देर क्यों लगा रहा है? देर? सोहनलाल ने मुंह बनाया। मोटा ताला खुलने में देर तो लगती है। अब तो मोटा ताला खुल गया। हाँ, तो जल्दी से पतला भी खोल दे। किस चक्कर में तू देर लगा रहा है? जगमोहन बोला। ताले ऐसे ही खुलते हैं, तुझे क्या पता? पास खड़े जगदीश और अंबा उनकी बातें सुन रहे थे। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा, फिर अपने काम पर लग गया। जगमोहन पास ही बैठा रहा। तभी सोहन तभी सोहनलाल धीमे धीमे बुदबुदाया, देवराज चौहान आने वाला है। बेहद धीमे स्वर थे, परंतु जगमोहन ने सुने ये शब्द। जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। झंझनाहट सी हुई मस्तिष्क में। देवराज चौहान आने वाला है यहाँ? देवराज चौहान को कैसे पता चला कि यहाँ पर वैन है? जगमोहन सोहनलाल को देखता रहा। मस्तिष्क में कई सवाल थे, परंतु जगदीश और अंबा की मौजूदगी से वो चुप रहा।
सोहनलाल काम में लगा होने का दिखावा करता रहा। जगमोहन खड़ा हो गया। जगमोहन खड़ा हो गया। ये जानकर आंखों में चमक आ चुकी थी कि देवराज चौहान यहाँ आने वाला है। ये वैन के ताले खोलने में देर लगा रहा है ना? अंबा ने जगमोहन से कहा। ऐसे कामों में कुछ वक्त तो लगता ही है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। तुमने वैन के भीतर मौजूद गनमैनों से बात की? जगदीश ने पूछा। हाँ, जगमोहन ने सर हिलाया। क्या वो बाहर आने को तैयार है? नहीं, वो भीतर ही रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि गोलियां चलें। जगदीश व्याकुलता से कह उठा। प्राइवेट जासूसों को इस काम में आना नहीं चाहिए था। ये काम गैर कानूनी है, जगमोहन बोला। जगदीश और अंबा चौंके। तुम्हें किसने कहा कि हम प्राइवेट? मलिक ने। ओह, मलिक की हिम्मत कम होती जा रही है, जगमोहन बोला। अब उसमें पहले जैसा जोश नहीं रहा। वो भीतर मौजूद गनमैनों की वजह से परेशान है, अंबा कह उठा। यही सच है, वरना काम तो हो ही चुका था। ताला खुलने की देर है, जगदीश बोला। जगमोहन कुछ कहने लगा कि सोहनलाल का फोन बजा। सोहनलाल ने काम छोड़कर फोन पर बात की। दूसरी तरफ देवराज चौहान था। हम उस इलाके में आ पहुंचे हैं जहां तुमने आने को कहा था। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। बताओ हमें किधर आना है? ओ नानिया, तुम तो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही हो, उठते हुए सोहनलाल कह उठा। हम सड़क की तरफ से उस इलाके में आए हैं। इस वक्त जहां हैं वहां खेत ही खेत है। एक मिनट, सोहनलाल ने फोन पर कहा। फिर जगदीश, अंबा और जगमोहन से बोला, तुम लोग फूटो यहाँ से, मेरी पत्नी का फोन है, कुछ प्राइवेट बात करनी है। थोड़ा दूर हट जाओ कि मेरी बात न सुन सको। तुम काम से ज्यादा अपनी पत्नी से बात करने में दिलचस्पी ले रहे हो, जगदीश भुनभुनाया। पहाड़ में जा तू साले, सोहनलाल ने कहा और कई कदम दूर जाकर खड़ा हो गया और धीमे स्वर में बात करने लगा। इस जैसे घटिया ताले खोलने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा, जगदीश ने तीखे स्वर में कहा। मान लो वो अभी खोल देता है तो तुम लोग क्या करोगे? जगमोहन ने कहा। क्या मतलब? मैं भीतर मौजूद गनमैनों की बात कर रहा हूँ। उन्हें बाहर निकालने की ड्यूटी तुम्हारी है, मलिक ने कहा। कि गलत बात मत बोलो, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। मलिक के कहने पर मैं कोशिश अवश्य कर रहा हूँ। मेरा वही मतलब था, जगदीश ने कहा। अंबा जगदीश को देखता हुआ बोला। वैन के लॉक खुलते ही हमारे सामने गंभीर हालात होंगे। हाँ, जगदीश बेचैन हो उठा। गनमैन भीतर से गोलियां चलाना शुरू कर। उनके पास ऑटोमेटिक गने हैं, जगमोहन बोला। तुम्हें कैसे पता? मेरी बात हुई है उनसे। उन्होंने ही बताया, जगमोहन ने कहा। वो झूठ भी तो कह सकते हैं। उन्होंने सच कहा कि उनके हथियारों से निकलने वाले छर्रे खास तरह का घेरा बनाकर फैलकर आगे बढ़ते हैं कि दुश्मन ज्यादा से ज्यादा घायल हो या मर जाए। वो घातक गने हैं। अब तुम लोग सोचो कि क्या करना है। तुम सब प्राइवेट जासूस हो। जो भी तुम लोग कर रहे हो कानून के दायरे से बाहर रहकर कर रहे हो। एक तरह से तुम लोग बैंक वैन डकैती में शामिल हो चुके हो। अब सिर्फ खून खराबा होना बाकी है। अंबा और जगदीश की नजरें मिली। दोनों के चेहरों पर घबराहट आ ठहरी थी। पुलिस से अब तुम लोगों का बचना संभव नहीं है। जासूसी का लाइसेंस भी कैंसिल होगा और जेल भी जाओगे। गनमैनों की गोली से मर गए तो सारे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जगमोहन गंभीर था। ये सच कह रहा है जगदीश? अंबा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। मलिक पागल है जिसने 1 करोड़ के लालच में ये काम हाथ में ले लिया, जगदीश चिल्लाया। तुम यहीं पर रहो, मैं मलिक से बात करता हूँ। प्राइवेट जासूसी और डकैती में बहुत फर्क होता है। हम ये काम क्यों कर रहे हैं? अब समझ में आई ये बात? जगमोहन मुस्कुराया। क्या कहोगे मलिक से? जगदीश ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अंबा ने जगमोहन को देखा। हमने तो मुसीबत मोल ले ली, अंबा बोला। मुझे तो हैरानी है कि तुम लोगों को पहले ये बात क्यों नहीं समझ में आई। प्राइवेट जासूस इतने बेवकूफ तो नहीं होते। तभी सोहनलाल पास आ पहुंचा। बात कर ली थी उसने फोन पर। पत्नी से बात हो गई? जगमोहन व्यंग से बोला। क्या कहती है पत्नी? पत्नी को शक है कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ हूं।
सोहनलाल वापस बैठकर अपने काम में व्यस्त होता बोला, क्या कहने, वो यहां आकर मुझे देखना चाहती है कि मैं क्या कर रहा हूं। सोहनलाल ने पुनः कहा, वो यहाँ आ रही है, पास ही है, 10 मिनट में पहुंच जाएगी। जगमोहन समझ गया कि देवराज चौहान 10 मिनट में यहाँ पहुंचने वाला है। तभी अंबा तेज स्वर में कह उठा, क्या कहा तुमने, तुम्हारी पत्नी यहाँ 10 मिनट में आ रही है? सोहनलाल ने गर्दन घुमाकर अंबा को देखा, फिर मुस्कुराकर कह उठा, चिंता मत कर, कोई नहीं आ रहा, मैं इस समझदार को बेवकूफ बना रहा हूं। जल्दी से अपना काम निपटाओ, अंबा बोला। भीतर बैठे गनमैनों के बारे में सोचो, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा, वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगे। मुंह बंद रख, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, अंबा गुर्रा उठा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। उसी पल जगदीश वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। क्या हुआ, अंबा ने उसे देखते ही पूछा। मैंने मलिक को साफ कह दिया कि वो इस काम से हट जाए, काम यहीं छोड़ दे, वरना मैं उसकी नौकरी छोड़ दूंगा। जगदीश के स्वर में गुस्सा भरा हुआ था। हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो क्या बोला? शायद वो भी अब इस मामले की गंभीरता को समझ चुका है। कहता है कि छाबड़ा से बात करके आता हूं। छाबड़ा कौन? जगमोहन बोला। तुम चुप रहो, जगदीश के स्वर में गुस्सा था। छाबड़ा वही है ना, तुम्हारा क्लाइंट, जिसके कहने पर यह काम किया जा रहा है? जगमोहन पुनः बोला, तुम चुप रहो वरना। सब्र से काम लो जगदीश, अंबा बोला। अपने पर काबू रखो। जगदीश गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर अंबा कह उठा, मैंने मलिक को 10 मिनट का वक्त दिया है कि वो इस काम से हाथ झाड़ ले, नहीं तो मैं यहां से जा रहा हूं। जो भी हो, हम वैन डकैती के अपराधी तो बन ही चुके हैं, जगदीश गुर्राकर कह रहा था। जगमोहन खड़ा होकर सोच रहा था कि अनजाने में प्राइवेट जासूसों ने अपने लिए मुसीबत इकट्ठी कर ली है। मलिक महसूस कर रहा था कि हालात बुरे होते जा रहे हैं। वैन का पिछला दरवाजा खुलने पर हालात और भी बुरे हो जाएंगे। वो प्राइवेट जासूस है, उसे ये काम हाथ में नहीं लेना चाहिए था। वो ठीक सोच रहा है या गलत, इस बारे में बात करने मल्होत्रा के पास जाने ही वाला था कि उखड़ा सा जगदीश उसके पास आ पहुंचा। जगदीश की बात को उसने ध्यान से सुना। उसकी सोचों को बल मिला कि वो ठीक सोच रहा है। इस काम से उसे हट जाना चाहिए। छाबड़ा का पैसा उसे लौटा देगा। मलिक ने अपने विचार मल्होत्रा के सामने रखे। मल्होत्रा उसकी डिटेक्टिव एजेंसी का पुराना जासूस था। अब पीछे हटने का क्या फायदा? मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा, क्यों? हम इस मामले में गले तक फंस चुके हैं। बैंक वैन डकैती में हमारा पूरा दखल जुड़ चुका है। इस मामले से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या? खून खराबा, जो कि वैन का दरवाजा खुलते ही शुरू हो जाएगा। मल्होत्रा ने अपनी परेशान निगाह वैन पर मारी। अभी वक्त हमारे हाथ में है मल्होत्रा। हम खून खराबे का इल्जाम अपने पर नहीं आने देना चाहते। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। छाबड़ा से बात करते हैं। तुम क्या समझते हो कि छाबड़ा इस बात से खुश होगा कि तुम मामले से पीछे हट रहे हो? चलो बात तो करो। मलिक और मल्होत्रा पेड़ों के झुरमुट से बाहर छाबड़ा की कार तक पहुंचे। उन्हें पाते आकर छाबड़ा ने कार के शीशे नीचे करके पूछा, मिल गए कागजात? दोनों पास आकर रुके। मलिक गंभीर स्वर में कह उठा, अभी कुछ नहीं हुआ, सारे हालात ऐसे ही हैं। बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे हो मलिक। वैन के भीतर मौजूद दोनों गनमैन बाहर निकलने को तैयार नहीं। वो गोलियां चलाने का इरादा रखते हैं। तुम निपटो उनसे, छाबड़ा ने कहा। कैसे? छाबड़ा खामोश रहा। क्या उन्हें मार दूं? नहीं, ये सब नहीं चाहते हम। तुम्हें ऐसा करने को कहेंगे भी नहीं। कहने या ना कहने से क्या होता है? हम जो काम कर रहे हैं उसमें ये होना जरूरी हो गया है। बिना खून खराबे के ये काम करो और कागजात मुझे। छाबड़ा साहब, मलिक ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस काम से मैं पीछे हट रहा हूं। क्या कह रहे हो? छाबड़ा के होठों से निकला और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए था। मैं और मेरे आदमी डकैती के मुजरिम बन गए हैं। कुछ देर बाद जो खून खराबा होगा वो हत्याएं भी मेरे सिर पर आएंगी। तभी वाधवा कार से बाहर निकलता सोच उठा, ये बात तुम्हें काम को हाथ में लेते वक्त सोचनी चाहिए थी। ये भूल मुझसे जरूर हुई। तुम काम के इस मौके पर
सब कुछ छोड़कर भाग नहीं सकते, वाधवा ने कठोर स्वर में कहा। हमने तुम पर और उस ताले पर 50 हमने तुम पर और उस ताले पर पैसा खर्च किया है। हमारी अपनी भी प्लानिंग है, हमें वो कागजात चाहिए। मेरे आदमी विद्रोह कर रहे हैं, मलिक कह उठा। तुम उन्हें संभालो। मैंने कहा है कि वो विद्रोह कर रहे हैं और उनका विद्रोह करना ठीक है। हम बहुत बड़ा गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में? तुम लोगों की तरफ से ऐसी फीस की ऑफर थी कि मैं इनकार नहीं कर सका। अब मैंने सोचा है कि तुम्हारा पैसा वापस कर। हमें पैसा नहीं, वो कागज चाहिए, छाबड़ा ने सख्त स्वर में कहा। अगर अब तुम इससे पीछे हटे तो हम किसी तरह ये खबर पुलिस तक पहुंचा देंगे कि बैंक वैन डकैती के पीछे तुम लोग हो। बाकी के सबूत पुलिस ढूंढ लेगी। मलिक के होंठ भिज गए। उसने मल्होत्रा को देखा। यहां से चलो, मल्होत्रा गंभीर स्वर में बोला। हमें काम पूरा करना होगा। मलिक ने गहरी सांस ली और मल्होत्रा के साथ वापस चल पड़ा। छाबड़ा और वाधवा उन्हें जाते देख रहे थे। मलिक को खतरा लगा होगा तभी पीछे हट रहा है, वाधवा ने कहा। खतरा तो है ही, भीतर वो 2 गनमैन जो बैठे हैं, छाबड़ा ने चिंतित स्वर में कहा। अब मलिक पीछे हटा तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, वाधवा ने बेचैनी से कहा। वो पीछे नहीं हटेगा। मलिक जानता है कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता, छाबड़ा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो कुछ परेशान हो गया था तभी हमारे पास आया, लेकिन अब वो ठीक से काम करेगा। उसे इस बात का एहसास हुआ है कि उसे इस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए था। छाबड़ा गहरी सांस लेकर रह गया। चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को यहीं रोकते हैं। कहानी मजेदार हो गई है, और जैसा मुझे शक था कि ये, मैंने कहा था कमीशन एजेंट है, वैसे मुझे लगा था प्राइवेट जासूस, क्योंकि मैंने उस वक्त जब जगमोहन ने पूछा था तो इन्होंने ना कह दी थी। जब कहानी के शुरुआत में जब इन्होंने जगमोहन को किडनैप किया था, तो जगमोहन की तरह मैं भी इनकी बात को फेस वैल्यू पर ले गया और सच माना। तो ये ऐसे ही छोटे मोटे प्राइवेट जासूस हैं जो शादी ब्याह के रिश्तों की जांच करते हैं, और मौका इन्हें मिला, एक बड़ा केस हाथ में आया, और जगमोहन को इन्होंने जब बात बताई थी, अगर देवराज चौहान को उस वक्त बता देते, कोई डील कर लेते, तो शायद देवराज चौहान ने चुपचाप फाइल दे देता और इस तरह का झंझट में ना पड़ते। खैर, अब जो होगा निपटेंगे। कहानी में एक वो जो कॉमेडी फैक्टर है, वो उन 2 लड़कों का है, प्यारे और सोनू का। वो जो बच्चा ठहराना चाहते हैं, मतलब इतने बेवकूफ भी हो सकते हैं लोग, हो सकता है हो, इतने सीधे हैं वो कि पता नहीं है उन्हें कुछ भी। अब वो उस लड़की को वहां खेत में सोया हुआ छोड़कर ये खुद यहाँ पेड़ पे चढ़ गए हैं। मतलब कैसे कैसे लोग हैं। खैर, वैसे जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनसे हो जाता है ऐसा। चलिए, अगले भाग में मिलेंगे आपसे, पार्ट 7 में। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम।